तो दिस इज व्हाट वी से इज रक्त पित्त संप्राप्ति। इस प्रकार से रक्त पित्त की संप्राप्ति चरक ने बताई है। अब जब ये रक्त पित्त मतलब जब ये रक्त पित्त को लेके शरीर के बाहर निकल रहा होता है, तब अब कोई बच्चा जैसे कोई जलसा करता है, दंगा करता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो उसके साथ आके ऐड हो जाते हैं, चलो मैं भी आता हूँ। तो वैसे ही रक्त पित्त में जब कहीं कहीं वात का संसर्ग हो सकता है या कफ का संसर्ग हो सकता है। यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया है संसर्ग, इसका मतलब पित्त तो हमेशा बढ़ा हुआ होता ही है। पित्त तो हमेशा, जैसे वात व्याधि वात के बगैर नहीं हो सकती, वैसे ही रक्त पित्त पित्त के प्रकोप या पित्त के दूषण के बगैर, पित्त की विकृति के बगैर नहीं हो सकता। ओके, तो जब वात का संसर्ग हो जाता है तो उसको वातज रक्त पित्त बोलते हैं। जब कफ का संसर्ग हो जाता है तो उसको कफज रक्त पित्त बोलते हैं। और जब कोई संसर्ग नहीं होता, पित्त बेचारा खुद निकल रहा है, वात बोला नहीं मुझे काम है, पित्त कफ ने बोला मुझे काम है, तो केवल पित्तज मतलब सिर्फ पित्तज रक्त पित्त भी हो सकता है। तो रक्त पित्त इज ऑफ 3 टाइप्स, वातज, पित्तज एंड कफज। ओके, मतलब दोषों के हिसाब से, जैसे हमने अलग अलग प्रकार के भेद देखे थे ज्वर के, जैसे प्रकृति भेद से, बल काल भेद से, या फिर स्थान भेद से, या फिर कारण भेद से, लक्षण भेद से, तो अलग अलग जैसे भेद देखे थे, वैसे एक भेद रक्त पित्त का ये है, एक संख्या संप्राप्ति रक्त पित्त की है, वातज, पित्तज और कफज। ठीक है, अब इसकी एक गति के हिसाब से भी संप्राप्ति है जो हम आगे देखेंगे, उसका भी बहुत अच्छा कोरिलेशन इसमें लग जाता है। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रक्त पित्त के लक्षण। अब वातज है, पित्तज है, कफज है, संसर्गज है और सन्निपातज है। वातज रक्त पित्त अगर है तो इसका मतलब वात के वजह से पित्त की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मतलब वात बढ़ा हुआ है और वात ने पित्त को बढ़ा दिया। कफज रक्त पित्त अगर है तो कफ बढ़ा हुआ है, कफ ने पित्त को बढ़ा दिया। पित्तज रक्त पित्त केवल पित्तज है, उसमें पित्त के ही कारणों से वृद्धि होती है। अब यहाँ पर मतलब संसर्गज रक्त पित्त नहीं होता, सन्निपातज रक्त पित्त जरूर होता है, जहां तीनों दोष बढ़े हुए हैं। तीनों दोष बढ़े हुए हैं, वातज, कफज और पित्तज, तीनों दोष बढ़े हुए हैं। तो इनके अलग अलग लक्षण जो हैं ये चरकाचार्य बताते हैं। वातज रक्त पित्त किस वजह से होता है? अगर पित्त प्रकोप के कारणों के साथ रुक्ष आहार लिया गया तो। पित्त प्रकोप के जो कारण है उष्ण, आम्ल, आतप वगैरह ये सब जो हैं, तो इनके साथ अगर रुक्ष आहार लिया गया तो वातज रक्त पित्त होता है, या वात के संसर्ग से होने वाला रक्त पित्त। अब जब रक्त पित्त ये दोनों चीज तो बढ़ी हुई है, तो वात के हिसाब से बाहर निकलने वाला जो रक्त है उसमें क्या क्या फर्क आएंगे? ध्यान रखिए, वात का वर्ण जो होता है वो हमेशा कृष्ण वर्ण या अरुण वर्ण होता है, मतलब रेडिश ब्लैक, रेडिश ब्लैक। तो अरुण या कृष्ण वर्ण का रक्त निकलेगा। वात ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, तो सफेन मतलब, फेन मतलब झाग, झाग के साथ निकलेगा। अब झाग कितना आएगा? जितना हम रिन पाउडर डालते हैं उतना झाग नहीं आएगा, लेकिन बिकॉज द प्रेशर इज मोर तो थोड़े से बुलबुले आ सकते हैं। तनु पतला, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, जल्दी क्लॉट नहीं होगा। तनु या पतला, पातला नहीं सॉरी, पतला है। और रुक्ष, रुक्ष मतलब जब आप उंगली पे लोगे तो वो चिकना नहीं मिलेगा, इट विल बी नॉन ऑयली, चिकना नहीं मिलेगा। वैसे ही कफज रक्त पित्त में, कफज सन्नि संसर्ग वाले रक्त पित्त में व्हाट हैपेंस इज, उष्ण और स्निग्ध आहार या पित्त और कफ के वृद्धि से, पित्त अपने गुणों से वृद्ध होता है और कफ स्निग्ध आहार से वृद्ध होता है। तो कफज रक्त पित्त में पांडु वर्ण दिखेगा। पांडु इज ऑल्सो अ वर्ण ऑफ कफ। ज्यादा करके पांडु जो है इट इज फाउंड, जैसे ज्वर में भी हमने देखा कि कफज ज्वर में पांडु वर्ण के नख नेत्र हो जाते हैं। ठीक है,
वातज में अरुण वर्ण के हो जाते हैं, पित्तज में हारिद्र वर्ण के हो जाते हैं। तो दीज आर स्पेसिफिक कलर्स ऑफ द दोष। अब यहाँ स्पेसिफिक कलर्स मतलब क्या है? वी गो बैक 10,000 ईयर्स, 10,000 साल पहले चले जाते हैं। What happened is today we have cholesterol, today we have USG, today we have X-rays, today we have blood counts, today we have different factors in the body which we can check. This is all because the science has progressed from an observatory point to a objective point. उस समय उनको कुछ पता नहीं था, तो जो भी ज्ञान लेते थे वो सिर्फ पंच इंद्रिय से लेते थे। जो भी ज्ञान लेते थे वो सिर्फ पंच इंद्रिय से लेते थे। तो इसीलिए कृष्ण वर्ण, सफेन, तनु, ये सब क्या है? ये सब आंख से या फिर स्किन से समझने वाली चीजें हैं। आज की तारीख में रक्त पित्त वाले पेशेंट को व्हाट वी डू अ हीमोफीलिया प्रोफाइल, और वी डू अ प्लेटलेट काउंट, और वी डू अ फैक्टर एस्टिमेशन, क्लॉटिंग फैक्टर एस्टिमेशन, सीटीबीटी करते हैं। तो दिस ऑल वी डू टुडे, बट दैट टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल। तो इसीलिए उन्होंने जो इसमें लिखा है ग्रंथों में, वो अपने साधे सेंस ऑर्गन्स से लिखा है, एंड विच ऑल्सो प्रूव्स, इससे ये भी साबित हो जाता है कि रक्त पित्त के जितने भी प्रकार हैं वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्लिनिकली डायग्नोस हो सकते हैं। आपको पेशेंट को कोई लैब में भेजने की जरूरत नहीं। If you observe a patient properly, you can diagnose whether it is Vataj, Pittaj or Kafaj just by observing different aspects of the patient clinically. तो कफज रक्त पित्त कैसे होता है? कफज रक्त पित्त पांडु वर्ण का मतलब, पांडु मतलब यू ऑल नो, सेकेंड ईयर में पांडु पढ़ा है आपने। तो पांडु वर्ण का मतलब है कि ऐसा वर्ण विच इज नॉट ब्राइट रेड, विच इज नॉट ब्राइट रेड। तो ब्राइट रेड, यू बिकॉज ब्लड इज यूजुअली ब्राइट रेड, इट इज ऑक्सीजनेटेड। तो व्हेन ब्लड इज कमिंग आउट इट शुड बी ब्राइट रेड, बट इट इज नॉट ब्राइट रेड, तो वो पांडु वर्ण बोलते हैं। सांद्र, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, क्लॉट हो के ही आता है। सस्नेह, चिकना होता है। जब आप उंगली पे उस खून को ले लोगे तो यू विल फील ऑयलीनेस। तो इस प्रकार का रक्त पित्त वातज और कफज प्रकार में, संसर्गज प्रकार में उन्होंने बताया है। अब केवल पित्तज अगर है, केवल पित्तज, सिर्फ पित्त है, बाकी कोई भी दोष का संसर्ग नहीं है उसके साथ, तब ये कषाय कृष्ण, कषाय कृष्ण मतलब डार्क रेड, क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन कलर, ठीक है। क्रिम्सन कलर इज समवॉट लाइक द दिस पार्ट, ये पार्ट में जो कलर है वैसे ही थोड़ा सा क्रिम्सन कलर का कषाय कृष्ण, डार्क ब्राउन क्रिम्सन कलर, लाइक गोमूत्र। अगर किसी ने गोमूत्र देखा है तो वो गोमूत्र जो होता है वो क्रिम्सन कलर, मतलब जब बाहर निकलता है तब, हाँ, एक बार आप इसमें ले लेते हो तो उसका येलोइश हो जाता है, बट व्हेन इट इज कमिंग आउट इट इज अ क्रिम्सन कलर लिक्विड। तो गोमूत्र के जैसा, और पित्त गंधी होता है, पित्त गंधी, इट डजेंट हैव द नॉर्मल गंध ऑफ रक्त, रक्त गंधी नहीं होता, पित्त गंधी होता है। सन्निपातज में क्या हो जाता है? सन्निपातज में तीनों के लक्षण आते हैं। मतलब जैसे कृष्ण वर्ण होगा लेकिन चिकना होगा, या फिर पांडु वर्ण होगा लेकिन रुक्ष होगा, पतला होगा और गोमूत्र की तरह होगा, या पित्तगंधी होगा और कृष्ण वर्ण होगा, या पित्तगंधी होगा और पांडु वर्ण होगा। तो ये सन्निपात जो है इसमें तीनों दोषों के लक्षण आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है कि रक्त पित्त में हमेशा पित्त प्रधान दोष होता है। द मेजर दोष विच इज विशिएटेड, या विकृति जिस दोष में प्रधानतः आती है, इट इज पित्त दोष। पित्त दोषों के सिवा, पित्त दोष की वृद्धि या विकृति के सिवा रक्त पित्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वातज रक्त पित्त में भी पित्त दृष्टि होती है, साथ ही साथ वात की भी होती है। कफज रक्त पित्त में भी पित्त दृष्टि होती है, साथ ही साथ कफ की होती है। और सन्निपातज रक्त पित्त में भी पित्त दृष्टि होती है, साथ ही साथ वात और कफ की भी होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है? कोई डाउट है अब तक? ओके, सो वी
गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। जैसे ज्वर में साध्या साध्यत्व उतनी अच्छी तरह से नहीं दिया है जितनी अच्छी तरह से उन्होंने रक्त पित्त में दिया है साध्या साध्यत्व। रक्त पित्त में उन्होंने कहा है कि एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्यमुच्यते, मतलब सिर्फ पित्तज रक्त पित्त है। एक दोषानुगम मतलब सिर्फ पित्तज रक्त पित्त है तो वो साध्य है। द्विदोषज वातज रक्त पित्त है या कफज रक्त पित्त है तो वो याप्य हो जाता है, क्योंकि दो दोषों पे कंट्रोल करना है हमको। यहाँ पर फिर से फर्स्ट ईयर में चले जाओ। फर्स्ट ईयर में हमने सीखा था कि रक्त जो है वो पित्त या पित्त जो है वो रक्त धातु के आश्रय आश्रयी भाव। तो रक्त और पित्त ये आश्रय आश्रयी है, तो इसीलिए पित्त की चिकित्सा ही रक्त की चिकित्सा है या रक्त की चिकित्सा ही पित्त की चिकित्सा है। तो इसीलिए एक दोष वाला जो रक्त पित्त है वो साध्य है, क्योंकि हम रक्त की भी चिकित्सा कर सकते हैं पित्त की भी कर सकते हैं। एक ही चिकित्सा में दोनों चीजें अचीव हो जाती। बट दैट इज नॉट द केस विथ द्विदोषज। द्विदोषज में क्या हो जाता है कि अगर हम रक्त और पित्त की चिकित्सा करें तो दूसरा दोष जो है वो बढ़ जाता है। तो द्विदोषम याप्यम उच्यते। याप्यम उच्यते, उच्यते मतलब बताते हैं। तो द्विदोषज याप्य है। याप्य क्या है सबको पता है, ऐसा ऐसा रक्त पित्त जो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ट्रीट नहीं किया जा सकता। यत त्रिदोषम असाध्यम, तीनों दोष जिसमें प्रकुपित है ऐसा रक्त पित्त असाध्य है। असाध्य का मतलब है कि जिसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती या ट्रीटमेंट करोगे तो भी कुछ यूज नहीं होने वाला। तो एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्यम उच्यते यत् त्रिदोषम असाध्यम। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दोषों के हिसाब से। अब उन्होंने क्या कहा, तत् मंदाग्नेः अतिवेगवत् व्याधिभिः क्षीण देहस्य वृद्धस्य अनश्नतस्य यत्। मतलब उसमें भी अगर रुग्ण को मंदाग्नि है या बहुत वेग से बाहर निकल रहा है या फिर कोई दूसरे व्याधि से देह क्षीण हो गया है या फिर अगर रुग्ण वृद्ध है या फिर रुग्ण ने खाना पीना छोड़ दिया है। अनशन मतलब खाना पीना, अश्न मतलब खाना, अनशन मतलब खाना पीना छोड़ दिया है, तो ये सब चीजें भी असाध्य हैं। ये यत् त्रिदोषम असाध्यम तत्, वैसे ही असाध्य वैसे ही मंदाग्नि अति वेगवत, अति वेग से निकलने वाला रक्त, व्याधि भी क्षीण देहस्य, जिसका देह क्षीण हो गया है कोई अन्य व्याधि से, वृद्धस्य जो वृद्ध है, और अनश्नतश्च यत् जिसने खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसे रोगी भी असाध्य है। असाध्यम तत्, असाध्य है। तो अब ऐसे रोगी असाध्य हैं, तो ऐसे रोगी कौन से प्रकार में हैं, एक दोषज में, द्विदोषज में या त्रिदोषज में? सिंपल सा चीज है, उन्होंने पहले ही बोल दिया त्रिदोषम असाध्यम। तो त्रिदोषज में ये सब आने वाला ही नहीं है, एक बार तीन दोष आ गए तो खत्म। द्विदोषम याप्यम, तो द्विदोष को आप कंट्रोल कर सकते हो, और एक दोषानुगम साध्यम मतलब एक दोष ट्रीटमेंट में इजी। तो ये जितनी भी वर्णन है ये या तो एक दोषानुगम वाले की है या तो द्विदोषानुगम वाले की है। एक दोष जिसमें बढ़ा हुआ है लेकिन अग्नि मंद है, या फिर रक्त अतिवेग से बाहर आ रहा है, या फिर देह क्षीण हो गया है व्याधि से, या फिर वृद्ध है, या फिर अनशन है, या फिर द्विदोष से बढ़ा हुआ है और अग्नि मंद हो गई है, अतिवेग से निकल रहा है, क्षीण है, वृद्ध है या अनशन है। तो इन दो चीजों के बारे में ये वर्णन है। जो त्रिदोषज है वो तो पहले ही असाध्य है, उसमें मंदाग्नि हो न हो, अतिवेग से आए न आए, व्याधि से क्षीण देह हो न हो, तो सिंपल है कि ये दोष कारण से साध्या साध्यत्व चरक ने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट वी गो टू गति। अब जब मैं संप्राप्ति बता रहा था तब मैंने बताया था कि
गति भी एक होती है, इसमें ये लास्ट वाली लाइन नहीं है, गलती से आ गई है। जस्ट वन मोमेंट, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, ताकि क्या है, कभी कभी स्लाइड बनाते वक्त कॉपी पेस्ट हो जाता है ना। ये स्लाइड नहीं, ये नहीं। और इसमें भी संसर्ग के ऊपर आई। ओके, तो ये हम फिर से 5 मिनट के लिए चालू करते हैं। और जिनका भी अटेंडेंस, अगर आपको पेज आ गया हो, आ गया है अटेंडेंस वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अटेंडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड, तो फिर से जाके अटेंडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेज आया नहीं था तो हियर इज आई एम गिविंग द लिंक वंस अगेन। निशा, यू कैन पुट ऑफ द अटेंडेंस। अरे निशा को चला गया कि एवरीवन इन मीटिंग। अगर किसी का बाकी है अटेंडेंस तो ये लिंक वापस से भेज रहा हूँ। ओके, तो गति के कारण साध्यासाध्यत्व। तो अब हमने देखा था कि 3 प्रकार के रक्तपित्त हैं। एक है वातज, एक है केवल पित्तज, और एक है कफज, एक है सन्निपातज। तो ये 4 प्रकार के जो रक्तपित्त हैं, इनको इन्होंने 3 गतियों में बांटा हुआ है। ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति मतलब जब रक्तपित्त जो है वो ऊपर की तरफ से आए, या रक्त जो है वो शरीर में से बाहर ऊपर की तरफ से निकले। तो कहाँ कहाँ से निकल सकता है? 2 आंखें 12 हाथ नहीं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। मतलब ऊपर के 7 दरवाजों से जब पित्त निकलना चालू हो जाता है तो उसे ऊर्ध्व गति कहते हैं। पित्त की, रक्त पित्त की ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति में कौन सा दोष साथ में होगा? जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या आता है? रुंद नाभि अधोर मध्य ऊर्ध्व संशया, फर्स्ट ईयर। मतलब दोष जो हैं वो शरीर में 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एक रुद्ध नाभि के ऊर्ध्व, एक रुद्ध नाभि में, और एक रुद्ध नाभि के अधो। तो रुद्ध नाभि ऊर्ध्व मध्य अधो, अधो मध्य ऊर्ध्व संशया। तो ऊर्ध्व पार्ट में कौन सा होता है? ऊर्ध्व पार्ट में कफ होता है। तो इसीलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है वो ज्यादा करके कफज रक्तपित्त होता है। इसमें केवल पित्तज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके ये कफज रक्तपित्त होता है। उसके बाद अधोमार्ग से आने वाला रक्तपित्त। अधोमार्ग से आने वाला रक्तपित्त कहाँ से आ सकता है? एक गुद से या एक उपस्थ से। तो अधोमार्ग से आने वाला जो रक्तपित्त है वो प्रायः वातज रक्तपित्त होता है, क्योंकि नाभि के नीचे किसका स्थान है? वात का। तो नीचे के पार्ट से आने वाला वातज रक्तपित्त। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त कफज, अधो रक्तपित्त वातज, और त्रिदोषज रक्तपित्त जो है, जो सभी जगह से आ सकता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, साइड से भी, चमड़ी से भी, कहीं से भी। ऐसा रक्तपित्त जो है वो तीर्यक रक्तपित्त कहा जाता है। मतलब जिसमें कहीं से भी स्लैंटिंग, तीर्यक मतलब स्लैंटिंग, एनी प्लेन, कोई भी जगह से आ सकता है, तो उसको त्रिदोषज रक्तपित्त कहा जाता है, या तीर्यक रक्तपित्त कहा जाता है, सन्निपातिक रक्तपित्त कहा जाता है, असंख्य रक्तपित्त कहा जाता है, क्योंकि असंख्य जगह से निकल सकता है, या आंतिकी गति कहा जाती है। आंतिकी गति मतलब, आंतिकी गति का मतलब है कि जिसमें अब रोगी का अंत निश्चित है। तो ये जो रक्तपित्त है ये सभी मार्गों में से निकल आता है, और रोम रंध्र मतलब चमड़ी के नीचे भी रक्त के यूसी पेटिशियल पैचेस, जो मैंने अभी थोड़े समय पहले बताए थे, तो ये पैचेस बिलो द स्किन ऑल्सो ब्लड लॉस हैपन्स। तो गति के कारण से उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। अगर आप तिर्यक बोलो तो भी सही है, असंख्य बोलो तो भी सही है, आंतिकी बोलो तो भी सही है, या सन्निपातिक रक्तपित्त बोलो तो भी सही है। तो ऊर्ध्व कफ के हिसाब से, अधो वात के हिसाब से, और तिर्यक सन्निपातिक हिसाब से। प्रायः, प्रायः का मतलब है ज्यादा करके। ओके,
तो ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है, अधोग रक्तपित्त याप्य है और तिर्यक रक्तपित्त असाध्य बताया गया है। अब ये तीनों क्यों है, ये निदान स्थान में वर्णन है रक्तपित्त निदान अध्याय में। अगली बार जब आप आएंगे तो अगली बार एक बार निदान स्थान का जो लास्ट पार्ट है रक्तपित्त का उसको पढ़ लीजिए, ताकि बुक्स अभी फेंके नहीं होंगे ना, रिजल्ट नहीं आया है तो निदान स्थान का लास्ट पार्ट पढ़ लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रक्त पित्त की कौन सी गति किस लिए साध्य है, किस लिए याप्य है और किस लिए असाध्य बताई गई है। तो today's lecture we end here. I hope everybody enjoyed and learned something new. So this is me logging out and thank you so much for attending the lecture.